फिलहाल आप सुन रहे हैं आरजे बीजे के साथ आपका अपना एक मुलाकात। जी, ये एक मुलाकात में हम आपके साथ में कैसे लग रहे हैं आज आप हमें बता सकते हैं। ध्यानेश्वर जी कह रहे हैं हम तो बहुत बढ़िया हैं, तो हम कौन से बेकार हैं भाई, हम भी बहुत बढ़िया हैं ध्यानेश्वर जी, क्योंकि आप बढ़िया हैं इसीलिए हम भी बहुत बढ़िया हैं। और इसी तरीके से बढ़िया 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 सब कुछ चलता रहे। आज फिर से हम फैज अहमद फैज के बारे में बात करेंगे। और आज पता है ये जो खूबसूरत से शायर हैं, इनकी शायरी तो बहुत उम्दा थी। जहां इन्होंने एक तरफ लोगों में जोश भरने का काम किया, वहीं पर इनकी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी भी है शादी के पीछे। हाँ, क्योंकि जब ये शादी करने गए थे अपनी वाइफ से, मतलब अपनी वुड बी वाइफ से, तो उनकी वाइफ ने पूछा था क्या आप अंगूठी लाए हैं, तो इन्होंने बोला अंगूठी के साथ साथ मैं साड़ी भी लाया हूं। तो फैज अहमद फैज की पूरी कहानी, कुछ ऐसे अनसुने किस्से जो आप मेरे साथ सुनेंगे इस वक्त। और बहुत ही प्यारा सा एक जो शेर फैज अहमद फैज साहब ने बोला, गर बाजी इश्क की बाजी है तो जो भी लगा दो डर कैसा, जीत गए तो बात ही क्या, जीत गए तो बात ही क्या, हारे भी तो हार नहीं। तो इस तरीके की बातें फैज अहमद फैज साहब ने बोली। उनके शेरों में जहां एक तरफ देशभक्ति या इनकलाब टाइप की बातें थी, वहीं पर प्यार मोहब्बत की भी बातें थी। दो शेर, दोनों अलग अलग मिजाज के, और एक में रोमानिया इनकलाब। ऐसी शायरी की जब बात होती है तो जहन में सिर्फ और सिर्फ, मतलब जहन में एक पत्रकार, शायर, फौजी, ट्रांसलेटर और आधा दर्जन से ज्यादा लैंग्वेज जानने वाले हमारे फैज अहमद फैज का ही नाम दिमाग में आता है। स्वागत करती हूँ एक मुलाकात में। और जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, उनसे एक ही इल्तिजा है कि भाई इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ें और वो भी फैज अहमद फैज के कुछ ऐसे अनसुने किस्से मेरे साथ जाने, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग से किस्से हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से किस्से हैं। ये तो मैंने आपको कल ही बताया था कि 13 फरवरी 1911 में पंजाब में नारनौल कस्बे में पैदा हुए और उनकी जिंदगी में बहुत सारी कश्मकश थी और साथ ही साथ नाइंसाफी के खिलाफ शायरी को मकबूलियत अता कर दी थी कि भले ही हिप हॉप यानी कि हम जैसी जनरेशन उनको उनके नाम से न जाने मगर इतना जरूर जानती है, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। आप मेरे साथ हैं फैज अहमद फैज के बारे में बात करें। उनके कुछ इंटरेस्टिंग से किस्से भी मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पर बताने वाली हूँ, क्योंकि उनकी लाइफ ना बड़ी बड़ी बढ़िया सी लाइफ रही और बहुत ही ज्यादा लाइफ में जिसे कह सकते हैं कि एडवेंचर, मेरे हिसाब से मीडिया के दौर में आजादी कुछ ज्यादा ही मायनों में बुलंद है। आपको पता है आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी अपनी आजादी के बारे में हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं। वहीं पर अगर हम फैज अहमद फैज की बात करें तो अपनी शायरी से फैज ने सोए हुए जमीरों को, जिसे कह सकते हैं जमीरों को जगाया, सोए हुए लोगों को जगाया कि आप जागो, आगे बढ़ो, बात करो, बहुत सारी ऐसी चीजें। नायाब शायर की चर्चा लेकर आई हैं आज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी, क्योंकि इस तरीके के शायरों को समझने के लिए एक दिल चाहिए, एक दिमाग चाहिए, एक सोच चाहिए, और वो सोच मुझे पता है आप लोगों में है, वो ललक आप लोगों में है उसको जानने की, उनको समझने की। और आज उनके बारे में ना बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब उनकी शादी, उनके प्यार, उसके बारे में हम कुछ छोटी छोटी चर्चाएं करेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने फैज अहमद फैज साहब के बारे में कुछ थोड़ा बहुत तो आपको बताया है। उनकी शायरी जहां पर एक तरफ मोहब्बत की बात होती है, वहीं पर इनकलाब जिंदाबाद की भी बात होती है। तो उनके विचार आप सोचिए, जहां एक तरफ सॉफ्ट कॉर्नर है, एक प्यारा सा प्यार भरी चीजें सोचने वाला दिल है, वहीं पर एक क्रांतिकारी दिल भी है जो ये जानता है कि गलत के खिलाफ हमें आवाज उठानी है। तो ऐसे थे फैज अहमद फैज साहब। और दोस्तों एक चीज और मैं आपसे यहाँ पर बोलना चाहूंगी, वो ये कि जिन लोगों ने लव यू जिंदगी यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जीना इसी का नाम है
ये कहानी सुनी है पार्ट 1, तो आज आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज लेकर आई हूं मैं, उसी का पार्ट 2, जिसमें एक फौजी के घर वालों के संघर्ष की कहानी थी। कैसे वो फौजी अपनी फैमिली को छोड़ देता है, फिर वो मर जाता है, फिर उसकी बेटी और उसकी वाइफ जो है वो संघर्ष करते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। छोटी सी बच्ची होती है, आगे चल के वो बड़ी होके क्या बनती है, कैसे उसकी पत्नी का संघर्ष होता है, ये सेकंड पार्ट आज आप सुन पाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुका है। और अगर आपको उसको सुनना है तो आपको बस एक ही काम करना पड़ेगा, आपको मेरे YouTube चैनल पर जाना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो पर जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर नीचे दे रखा है, लव यू जिंदगी का। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आप उस चैनल तक पहुंच पाएंगे। और जरूर सुनिएगा, जीना इसी का नाम है। आपको बिल्कुल अपनी सी कहानी लगेगी, ऐसा लगेगा कि अरे ये तो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी है। तो ऐसी कहानियां मुझे लगता है कि बहुत कम लोग लेकर आते हैं। ओरिजिनल कहानी है, सबसे बड़ी बात, लिखी ये हमने लिखवाई है अपने टीम मेंबर से, प्रियंका ने इसको लिखा है, एडिट इसको अमित ने किया है, आवाज इसमें मैंने दी है। तो प्लीज सुनिए, प्लीज उस चैनल को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको वो कहानी कैसी लगी। आगे आने वाले टाइम में आप कौन कौन सी और कहानियां सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि मुझे तो वो कहानियां लिखवानी है और आप तक पहुंचानी है। जिस तरीके की सिचुएशंस आपको पसंद आती हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई वो कहानियां, वो स्टोरीज रहेंगी। तो इंतजार करते रहिएगा। निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहां, निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहां, चली है रस्म की कोई ना सिर उठा कर चले। ऐसा कुछ बोला फैज अहमद फैज साहब ने। सोए हुए जमीरों को जगाया, दबे कुचलों की आवाज बने। ये सब करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था और इसीलिए वो कई बार जेल भी गए। फैज जिस कस्बे यानी कि लाहौर के पास सियालकोट में पैदा हुए, वो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आया और वो पाकिस्तान के बाशिंदे हो गए। लेकिन उनकी नज़में और गजलें सरहदों की बंदिशों में बंधकर कभी भी नहीं रही, बल्कि वो दूर तक पहुंचने में कामयाब रही, लोगों के दिलों को जीतने में कामयाब रही। अगर पाकिस्तानी गायिका नूर जहां ने मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग को अपनी आवाज दी, तो गजल गायक जगजीत सिंह ने चले भी जाओ कि गुलशन का कारोबार चले को अपने सुरों में पिरो दिया और इन दोनों को उन्होंने अमर कर दिया। ये वो गजलें थी जिनको फैज अहमद फैज ने 1954 में मांटगोमरी जेल में लिखा था, जब वो जेल में थे, क्योंकि उनके जो विचार थे वो बहुत ही क्रांतिकारी विचार थे और कहीं ना कहीं वहां की सरकार, वहां की आवाम ये समझती थी कि इनसे हमें खतरा है। फिलहाल मैं फैज अहमद फैज के बारे में आप लोगों से बात कर रही हूँ। दोस्तों, फैज अहमद फैज सियालकोट के मशहूर बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद खान के घर पैदा हुए और वो 5 बहनें और 4 भाई थे। बिल्कुल 5 बहनें और 4 भाई। छोटे थे तो जाहिर सी बात है, अब जो छोटे हैं वो थोड़े से पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं, दुलारे भी होते हैं, सबके प्यारे भी होते हैं। तो फैमिली में उनकी जो फैमिली थी वो बेहद ही इस्लामिक थी। कुरान पढ़ने के लिए उनको भेजा गया। 2 सिपारे यानी 2 चैप्टर ही याद कर पाए थे वो खाली। आंखें दुख आई और कुरान को याद करना उन्होंने छोड़ दिया। स्कूल में हमेशा वो फर्स्ट नंबर पर आते थे, यानी कि अव्वल आते थे, और शायरी करने में भी वो हमेशा फर्स्ट नंबर पर आते थे। उनकी जिंदगी के किस्से तो बहुत है, मगर यहाँ उनकी जिंदगी का एक मुख्तसर सा तबसरा है, यानी कि एक किस्सा है। उन्हें कम्युनिस्ट कहा गया, इस्लाम के खिलाफ भी उनको बताया गया, लेकिन उनका कहना था कि ये उन पर सिर्फ एक इल्जाम भर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। तो अमृतसर में जब वो थे तो उनकी मुलाकात हुई थी एलिस से, यानी कि उनकी वाइफ से। कैसे वो किस्सा आगे बढ़ा और क्या क्या हुआ, मतलब कुछ ऐसी बातें जो आपको यहाँ पे मैं बताऊंगी। अहमद फैज के बारे में बात करें कि जो उनकी जो वाइफ थी वो क्या कहते हैं, बाहर की थी, एलिस उनका नाम था। और उनकी पहली मुलाकात जब हुई थी फैज अहमद फैज साहब की और उनकी वाइफ की, एलिस की, वो दोनों ही पहली ही मुलाकात में एक दूसरे के लिए दिलहार बैठे थे। और 1941 में एलिस उनकी हमसफर बन गई थी। एलिस अमृतसर के एमओ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर तासीर की बीवी की बहन थी।
एलिस हिंदुस्तान अपनी बहन से मिलने आई थी, यानी भारत अपनी बहन से मिलने आई थी, जहां फैज से उनको इश्क हो गया था। और ये इश्क वो बला है गालिब, जिसको भी हो जाता है वो बस उसी का होके रह जाता है। तो एलिस और फैज साहब इस तरीके से एक दूसरे के होके रह गए। एक बार एक इंटरव्यू हुआ था उनकी बहन का, फैज साहब की बहन का, बीबी गुल का, तो उन्होंने कहा था कि फैज के लिए बहुत सारे रिश्ते आए थे, मगर जहां वालिद और बहनें चाहती थी, मतलब वो लोग और उनके पिताजी चाहते थे, वहां फैज ने शादी नहीं की और एलिस का इंतखाब किया। वालिद ने मशरिकी यानी पूर्वी रवायत के मुताबिक, बाहर के रवायत के मुताबिक, बाहर के रीति रिवाजों के मुताबिक उन्हें दुल्हन बनाया और चीनी ब्रोकेट का गरारा था इसमें, और गोटे किनारी वाला दुपट्टा जोड़ों के सुर्ख के साथ था। तो इस तरीके से उनकी शादी हुई। एलिस के बारे में उनकी बहन का ये भी कहना था कि उनकी एलिस जो थी वो बहुत ही अच्छे नेचर की थी, बहुत ही सादा विचारों की थी, बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि उम्दा विचारों वाली एक लेडी थी, और खलीफ, और बहुत ही सीधी सादी जिसे कह सकते हैं, और बहुत ही प्यार करने वाली थी वो एलिस जो थी। अक्सर ऐसा होता है कि घमंडी होते हैं कुछ लोग, लेकिन उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने ससुराल में जब कदम रखा एलिस ने, तो फैज साहब के घर पे भी ऐसा था कि पता नहीं बाहर ये किस तरीके से हमारे घर में एडजस्ट करेंगी या नहीं कर पाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे ही वो अपने ससुराल में आई, उन्होंने ससुराल में आते ही सबका दिल जीत लिया, और वो उनके खानदान में, फैज साहब के खानदान में इस तरीके से घुल मिल गई जैसे इन्हीं की घर की लड़की हैं। वही लिबास यानी वैसे ही कपड़े उन्होंने इख्तियार किए, वैसे ही कपड़े उन्होंने पहने जो हम सब पहनते थे। हाँ, सास और माँ और उनकी बीवी, उन दोनों का रिश्ता बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा, जहां पर प्यार और आदर दोनों एक साथ था। सास जहां पे बहू से मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी, वहीं बहू अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी। यहाँ पे मैं फैज साहब की एक छोटी सी लव स्टोरी आपके साथ बयां कर रही थी कि किस तरीके से उनको एलिस से प्यार हुआ, और एलिस जो कि उनको बेहद प्यार करती थी, उन्होंने उनके घर को किस तरीके से अपनाया। तो फैज साहब के जो शेर हैं वो ऐसे ही इतने खूबसूरत नहीं है, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए लोग जो थे ना वो भी बड़े खूबसूरत थे। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार जब से है, न शब को शब से है। किसी का दर्द हो करते हैं तेरे नाम रकम, किसी का दर्द हो करते हैं तेरे नाम रकम, गिला है जो भी किसी से तेरे सबब से है। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो हमारा ये प्रोग्राम। लेकिन फिलहाल यहाँ में मैं फैज अहमद फैज साहब के बारे में बात कर रही हूँ। उनकी वाइफ एलिस से उनकी मुलाकात कैसी हुई और उनके घर से उनका कैसा रिश्ता था, वो बात मैंने की कि उनके घर में एलिस जो थी वो ऐसे घुल मिल गई थी जैसे वो कहीं बाहर से आई ही नहीं है। एक बार अमृता प्रीतम ने उनका एक इंटरव्यू लिया था, एलिस का, उनकी वाइफ का इंटरव्यू लिया था, जो फैज अहमद 11 में पब्लिश हुआ था। और एलिस ने उस इंटरव्यू में बताया था कि वो इंग्लैंड से 1938 में अपनी बहन से मिलने इंडिया आई और अमृतसर में फैज से मिली, और उनका कहना था कि मेरे लिए अमृतसर हिंदुस्तान बन गया और हिंदुस्तान फैज बन गया। उनका प्यार ऐसा था। जब अमृता ने एलिस से पूछा कि तुम तो उर्दू जबान नहीं जानती हो, तो फिर फैज की शायरी से आपको इश्क हुआ, तो सच्ची बात यह है कि मुझे उनकी शायरी, फैज साहब की शायरी को गहराई से मैं आज तक नहीं समझ पाई, आज तक नहीं जान पाई। जरा सी जबान को समझ लेना और बात है, लेकिन पूरी तहजीब को जानना ये कोई दूसरी बात है। तो भाई एलिस और जो फैज साहब की मुलाकात के तकरीबन 2 साल के बाद उन लोगों की शादी हुई, और एलिस ने बताया था कि ये 2 साल का इंतजार इसलिए था क्योंकि फैज साहब की जो वालिद थे, यानी कि जो उनके पिता थे, उन्होंने शादी के लिए मंजूरी नहीं दी थी, क्योंकि एक खुशगवार माहौल के बगैर हम शादी नहीं कर सकते थे। हम उनके पेरेंट्स की रजामंदी के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने वो 2 साल का इंतजार किया। और शादी की जो रस्म थी वो कश्मीर में हुई। महाराजा कश्मीर ने अपना गर्मियों का महल हमें निकाह की रस्म के लिए दिया था, और शेख अब्दुल्ला ने निकाह की रस्म अदा की थी। तो फैज साहब के बारे में मेरे पास बहुत सारे और किस्से हैं जो मुझे आप लोगों को सुनाने हैं और आप लोगों को बताने हैं। आज मैं आपसे यहीं पर विदा लूंगी और फैज अहमद फैज के बारे में और बहुत सारी बातें और कुछ सुने अनसुने किस्से आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आऊंगी।